मार्क मिनोनी खुद को टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिस्ट दोनों के रूप में क्लासिफाई करते हैं। वो सफलता की संभावना को बढ़ाने के लिए प्राइस और एक्शन के साथ साथ फंडामेंटल्स पर भी रिलाई करते हैं। मार्क ने पिछले कई सौ स्टॉक विनर्स की स्टडी करी ताकि ये पता लगाया जा सके कि वास्तव में स्टॉक परफॉर्मेंस का क्या कारण है। हम इस वीडियो में उनके फेमस सेपा स्ट्रेटेजी देखने वाले हैं और वे कब बाय और कब सेल करने को सजेस्ट करते हैं, ये सब देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इस वीडियो में ट्रेड लाइक अ स्टॉक मार्केट विजिट के 5 मेन लेसन्स देखेंगे। लेसन नंबर 1, ट्रेडिंग विद द ट्रेंड। यहाँ हम स्टॉक मार्केट के बेसिक 4 स्टेजेस देखेंगे। अगर आपने स्टैन वाइनस्टाइन की बुक पढ़ी होगी तो आपने इन्हें वहाँ भी देखा होगा, और मार्क ने भी ये 4 स्टेज अप्रोच पहली बार स्टैन से ही सुनी थी। चलिए इन 4 स्टेजेस पर कुछ डिटेल से नजर डालें, क्योंकि मार्क जिस टेक्निकल सेटअप्स की बात करते हैं उनके फाउंडेशन के लिए ये बहुत जरूरी है। स्टेज 1, द नेग्लेक्ट फेज, कंसोलिडेशन। यहाँ प्राइस साइडवेज फैशन में चलता है, बिना किसी सस्टेन्ड प्राइस मूवमेंट के, मतलब लगातार ऊपर या नीचे जाने के बजाय। प्राइस अपने 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ऑसिलेट करता है और ये फेज महीनों या सालों तक भी रह सकता है। वॉल्यूम आमतौर पर कॉन्ट्रैक्ट होगा और पिछले वॉल्यूम्स की तुलना में रिलेटिवली कम होगा, मतलब स्टेज 4 के वॉल्यूम्स की तुलना में। स्टेज 2, द एडवांसिंग फेज, एक्यूमुलेशन। एक स्टेज 2 एडवांस बहुत कम या बिना किसी वार्निंग के शुरू हो सकता है। हालांकि ये किसी सरप्राइज न्यूज़ के कारण भी शुरू हो सकता है, जैसे एक प्रॉमिसिंग बिजनेस आउटलुक या एक नया CEO या अचानक एस्टिमेट से बहुत ज़्यादा बड़े अर्निंग्स आ जाना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। चाहे जो भी हो, एक बात तय है, एक प्रॉपर स्टेज 2 सिग्निफिकेंट वॉल्यूम दिखाएगा, क्योंकि स्टॉक अप डेज और अप वीक्स पर बड़े डिमांड में होता है और पुलबैक्स के समय वॉल्यूम रिलेटिवली हल्का होगा। स्टॉक प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज से ज़्यादा होता है और प्राइस एक क्लियर अप ट्रेंड में होता है। स्टेज 3, द टॉपिंग फेज, डिस्ट्रीब्यूशन। जैसा कि कहा जाता है, सभी अच्छी चीज़ें आखिरकार खत्म हो जाती हैं। मार्केट में स्टॉक अनंत काल तक मोमेंटम बना के नहीं रख सकते हैं। किसी पॉइंट पर अब अर्निंग्स कम परसेंटेज से बढ़ेंगी। स्टॉक का प्राइस अभी भी ज़्यादा बढ़ सकता है, हालांकि इसमें पुलबैक के समय ज़्यादा वॉल्यूम होगा और स्टॉक में वॉलेटिलिटी बढ़ जाएगी। 200 डे मूविंग एवरेज अपसाइड मोमेंटम खो देगी और फ्लैट होते हुए दिखेगी। प्राइस वॉलेटिलिटी 200 डे मूविंग एवरेज के अराउंड बढ़ती हुई नजर आएगी। स्टेज 4, द डिक्लाइनिंग फेज, कैपिचुलेशन। किसी पॉइंट पर एक नेगेटिव सरप्राइज होगा, कंपनी अर्निंग्स एस्टिमेट को या प्री अनाउंस्ड अर्निंग्स को मिस करेगी। प्राइस एक्शन का मेजॉरिटी पार्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे होगा। जो 200 डे मूविंग एवरेज स्टेज 3 में फ्लैट था या नीचे की ओर मुड़ रहा था, अब वो निश्चित डाउन ट्रेंड में होगा। चलिए इन सभी 4 स्टेजेस को एक साथ मर्ज करके देखते हैं। ये क्लियर कर देता हूँ कि मार्क के हिसाब से स्टॉक सिलेक्शन सिर्फ स्टेज 2 ग्रोथ एरिया में कंसिडर होने चाहिए। और हाँ दोस्तों, मार्क कहते हैं कि देयर शुड ऑलवेज बी अ प्रीवियस रैली विद एन एस्केलेशन इन प्राइस ऑफ एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द 52 वीक लो बिफोर यू कंक्लूड दैट अ स्टेज 2 एडवांस इज अंडरवे एंड कंसिडर बाइंग। मतलब स्टेज 2 में खरीदने का विचार करने से पहले आपको स्टॉक प्राइस में पहले से एक सस्टेन्ड इंक्रीज देख लेना चाहिए। ये पक्का करें कि स्टॉक अपने 52 वीक लो से कम 25-30% बढ़ गया हो। ये स्टेज 2 एडवांस का कंफर्मेशन देगा। आप ये भी देख सकते हैं कि 200 डे मूविंग एवरेज कम से कम 1 महीने से अप ट्रेंड में हो। तो हमने ये तो देख लिया कि स्टॉक को स्टेज 2 में खरीदना चाहिए, पर स्टेज 2 में हमें कब खरीदना चाहिए। चलिए ये अगले लेसन में देखते हैं। लेसन नंबर 2, वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न, VCP पैटर्न। साफ शब्दों में बताएं अगर तो हम इसमें सप्लाई और डिमांड का बेसिक कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ देखिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में है और वॉल्यूम में भी अप ट्रेंड है। फिर ये एक पुल बैक आया और नोटिस करें कि यहाँ वॉल्यूम कम है। पुल बैक मतलब सेलर्स और उनकी वॉल्यूम कम है, मतलब सेलर्स कम है, मतलब सप्लायर्स कम है। और यहाँ अप ट्रेंड में वॉल्यूम ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है। यहाँ फिर देखें, स्टॉक अप ट्रेंड में गया और वॉल्यूम भी ज़्यादा है, जो कि इंडिकेट करता है कि इसमें स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस और बिग इन्वेस्टर्स। और जब पुल बैक आया तो वॉल्यूम कम हो गया। सिमिलरली हम बाकी चार्ट्स में भी इस तरह से प्राइस कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं। देखिए लेफ्ट से राइट साइड की तरफ प्राइस कॉन्ट्रैक्शन कम होते हुए दिख रहा है, यहाँ पर भी, और साथ में वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। और अगर आप ध्यान देंगे तो आप नोटिस करेंगे कि सब में अप ट्रेंड के वक्त ज़्यादा वॉल्यूम है और डाउन ट्रेंड के समय कम वॉल्यूम, मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम। तो चलो अब VCP पैटर्न का बेसिक देखते हैं। आप यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्शन देख सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर और एक फाइनल छोटू सा कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर। आप वॉल्यूम के कॉन्ट्रैक्शन को भी देखें, वो भी धीरे धीरे कम हो रही है। यहाँ पर वॉल्यूम कम होती गई, यहाँ पर वॉल्यूम कम होती गई और यहाँ तो खत्म सी ही हो गई। इसका मतलब है कि सप्लाई को स्क्वीज आउट किया जा रहा है, सप्लाई को धीरे धीरे कम किया जा रहा है। थोड़ी सप्लाई यहाँ खत्म की गई, थोड़ी यहाँ, और यहाँ तो सप्लाई ज़रा भी नहीं है। मार्क कहते हैं कि
अगर स्टॉक को सही में इंस्टीट्यूशंस एक्यूमुलेट कर रहे हैं तो कॉन्ट्रैक्शंस लेफ्ट से राइट की तरफ छोटे होंगे, क्योंकि सप्लाई बड़े प्लेयर्स द्वारा एब्जॉर्ब की जा रही है। और यहाँ पर भी यही हो रहा है। वीक इन्वेस्टर्स और वीक होल्डर्स से स्टॉक अब स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर के पास चले गए हैं, जो स्टॉक को बेचने के इच्छुक नहीं होते, इसलिए मार्केट से सप्लाई खत्म हो रही है। और अगर यहाँ से ब्रेकआउट हुआ तो एक बहुत अच्छा राइज आएगा, क्योंकि अब स्टॉक को रेजिस्टेंस कम मिलेगा, क्योंकि सेलर्स बचे ही नहीं। और इसी पॉइंट को मार्क पाइवट पॉइंट कहते हैं, जहाँ वो खरीदने को सजेस्ट करते हैं। पाइवट पॉइंट पर वॉल्यूम एकदम कम होती है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, और पाइवट पॉइंट पर ब्रेकआउट के दिन वॉल्यूम में सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देखा जा सकता है। ब्रेकआउट पर जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना अच्छा। आप एक और एग्जांपल यहाँ देख सकते हैं। देखिए कि पाइवट पॉइंट पर ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम कितना कम है और ब्रेकआउट पर वॉल्यूम इतना ज़्यादा। तो यही मार्क आपको अपना बाय ऑर्डर प्लेस करने की सलाह देते हैं। और हाँ दोस्तों, याद रखना, ये कॉन्ट्रैक्शन 2 से 6 के बीच कितने नंबर का भी हो सकता है, और हर कॉन्ट्रैक्शन अपने पिछले कॉन्ट्रैक्शन से कम होगा। अगर ज़्यादा हो रहा है तो खुद सोचे कि क्या सप्लाई कम हो रही है या उल्टा बढ़ रही है। तो प्राइस वोलेटिलिटी को लेफ्ट से राइट साइड की तरफ कम होते हुए देखें, और उसके साथ वॉल्यूम भी कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, जो इंडिकेट करेंगे कि मार्केट से सप्लाई कम हो रही है। और जितना हो सके पाइवट पॉइंट पर या उसके आसपास स्टॉक को बाय करें। तो हमने अभी तक देख लिया कि हमें हमेशा स्टेज 2 में बाय करना चाहिए, और वीसीपी पैटर्न के हिसाब से प्राइवेट पॉइंट हमारा बाय पॉइंट होगा। वैसे बुक में मार्क ने और भी पैटर्न्स दिए हैं, जैसे कप विद हैंडल पैटर्न, जो ओनिल अपने बुक में बताते हैं। आप कोई भी पैटर्न यूज कर सकते हैं, बस गोल ये है कि आपके पास जीतने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो। चलिए अब अगले लेसन पर चलते हैं। लेसन नंबर 3, स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट एनालिसिस, सेपा सिस्टम। चलिए बुक में दिए गए सेपा सिस्टम को देखें। इसमें 5 की एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट, द ट्रेंड। स्टॉक प्राइस एक डेफिनेट अप ट्रेंड में हो, जिसकी बात हम लेसन नंबर 1 में कर चुके हैं। हमेशा एक कंफर्म स्टेज 2 में स्टॉक खरीदें। 200 डे मूविंग एवरेज कम से कम 1 महीने से अप ट्रेंड में हो। ज़्यादातर केसेस में मिनिमम 4-5 महीने अच्छा है, और प्राइस अपने 52 वीक लो से कम 30% बढ़ गया हो। कई बेस्ट सिलेक्शंस अपने लॉन्ग टर्म एडवांस में घुसने से पहले ही अपने 52 वीक लो से 100%, 300% या उससे ज़्यादा उठ चुके होंगे, और स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई के 25% में हो। न्यू हाई के जितना क्लोज उतना बेहतर। सेकंड, फंडामेंटल्स। ज़्यादातर सुपर परफॉर्मेंस फेजेस अर्निंग्स, रेवेन्यूज और मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट होने से प्रेरित होते हैं। ये आमतौर पर सुपर परफॉर्मेंस फेज की शुरुआत होने से पहले होता है। थर्ड, अ कैटलिस्ट। एक हॉट सेलिंग प्रोडक्ट, एक नया सीईओ या एक नया कॉन्ट्रैक्ट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हर सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक के पीछे एक कैटलिस्ट होता है, जो इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट को खींचता है। फोर्थ, एंट्री पॉइंट्स। एक लो रिस्क बाय पॉइंट पर एंटर करें। एंट्री पॉइंट को टाइम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। गलत समय पर एंटर करो और आप बेवजह ही ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। इसे हम लेसन नंबर 2 में अच्छे से समझ चुके हैं। फिफ्थ, एग्जिट पॉइंट्स। सुपर परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाले हर स्टॉक लाभ नहीं देंगे। अगर आप अपने बाई सही रखते हैं तब भी कई काम नहीं करेंगे। इसलिए अपने अकाउंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और लूजिंग पोजीशन से बाहर आ जाने के लिए स्टॉप लॉस पॉइंट जरूर लगाने चाहिए। इसके अलावा किसी पॉइंट पर आपको अपने प्रॉफिट्स रियलाइज करना चाहिए और स्टॉक को बेच देना चाहिए। आपने जितना प्रॉफिट बनाया है उसे बनाए रखने के लिए आपको सुपर परफॉर्मेंस फेज के अंत को पहचानना आना चाहिए। इसके ऊपर हम अगले लेसन में और अच्छे से बात करेंगे। तो यही थे वो सेपा स्ट्रेटेजी के 5 की एलिमेंट्स। इनको जरूर ध्यान में रखें। लेसन नंबर 4, रिस्क मैनेजमेंट, 4 कंटिजेंसी प्लान्स। देखो, ये सबको पता ही है कि स्टॉक मार्केट में रिस्क से बचा नहीं जा सकता। किस वक्त स्टॉक मार्केट में क्या होगा किसी को नहीं पता। स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसको इन्फ्लुएंस करने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। तो मार्क कहते हैं कि आपका गोल रिस्क से बचना नहीं है, बल्कि रिस्क को मैनेज करना है, रिस्क को कम करना है और अपने लॉस और उसके होने की पॉसिबिलिटी पर सिग्निफिकेंट कंट्रोल रखना है। तो रिस्क को मैनेज करने के लिए ही मार्क हमें 4 बेसिक कंटिजेंसी प्लान्स बताते हैं, जो बताते हैं कि हमें हर पॉसिबिलिटी में क्या करना चाहिए। यह हमें हमारे लॉस, प्रॉफिट्स, फेस चेंज, इन सब के साथ कैसे डील करना चाहिए, ये सब बताते हैं। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, द इनिशियल स्टॉप लॉस। मार्क कहते हैं कि एक स्टॉक को खरीदने से पहले ही आपको मैक्सिमम स्टॉप लॉस तय कर लेना चाहिए। मतलब स्टॉक अगर लॉस में जाने लगता है तो किस प्राइस पर आप उस ट्रेड से एग्जिट कर देंगे, इसे ट्रेड में घुसने से पहले ही डिसाइड कर लें। मतलब आप एक ट्रेड पर मैक्सिमम कितना रिस्क लेंगे। वैसे ही हर ट्रेडर के अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है, जिसको जितना रिस्क रखना हो, पर मार्क मैक्सिमम 10% लॉस से ज़्यादा रखने को मना करते हैं, और ओवर अ सेट ऑफ ट्रेड्स ये एवरेज 6-7% होना चाहिए। वैसे स्टॉप लॉस जितने कम पर रखा जाए उतना अच्छा, बस वो प्राइस के हर दिन के नॉर्मल फ्लक्चुएशन से ज़्यादा ही होना चाहिए। मार्क कैपिंग लॉसेस की इंपॉर्टेंस पर जोर देते हैं।
कैपिंग लॉसेस आपके ओवरऑल ट्रेडिंग परफॉर्मेंस को कैसे प्रभावित करता है, ये देखने के लिए इस एसिमेट्रिक चार्ट पर थोड़ी नज़र डालें। ध्यान दें कि कैसे 10% लॉस को रिकवर करने में सिर्फ 11% गेन करना होगा, जबकि 50% लॉस को रिकवर करने के लिए 100% गेन करना होगा। स्टॉक कितना ऊपर जाता है इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन आप हर ट्रेड पर अपने लॉस को कंट्रोल रख सकते हैं। तो अपने रिस्क को हमेशा उस लेवल पर रखें जो आपके एवरेज गेन से कम हो। बल्कि मार्क का रूल ऑफ थंब है कि द अमाउंट ऑफ लॉस शुड बी नो मोर देन हाफ ऑफ द अमाउंट ऑफ एवरेज गेन्स। मतलब मान लो कि ऑन एवरेज आपको विनिंग ट्रेड पर 15% गेन होता है, तो आपको अपने लॉस को मैक्सिमम 7.5% पर रखना चाहिए। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपका एवरेज गेन 30% है तो आप 15% का रिस्क लें। पहला रूल वही है कि कभी अपने लॉस को 10% से ज़्यादा ना होने दें। सेकंड, द री एंट्री। अब कुछ स्टॉक्स हो सकते हैं कि बाय करने के लिए सारे कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाएं और एक स्ट्रॉन्ग बेस देखकर आप उन्हें बाय करें, फिर उसके बाद वो अचानक से एक करेक्शन या एक शार्प पुलबैक से गुजरे, जिससे कि आप अपने स्टॉप लॉस के कारण उस ट्रेड से बाहर हो जाए। हालांकि एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटली स्टॉक ऐसे करेक्शन या शार्प पुलबैक के बाद रीसेट भी हो सकता है, एक नया बेस या एक नया प्रॉपर सेटअप बना सकता है। और अक्सर ये सेकंड सेटअप फर्स्ट वाले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि इसके बनने में वीक होल्डर्स का बैच बाहर हो जाता है। और अब अगर वो हाई वॉल्यूम के साथ सेकंड बेस से ब्रेकआउट करता है, तब वो सही में बहुत ऊपर उठ सकता है और आपको तब री एंट्री का विचार करना चाहिए। पर अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई स्टॉक लॉस में जाने लगता है तो आप ये एज्यूम कर लें कि ये रीसेट होगा। आपको हमेशा अपने लॉस को कट करना चाहिए। हालांकि अगर वो स्टॉक आपको ट्रेड से बाहर निकाल देता है तो आप ऐसा भी मत सोचिए कि अब आगे के लिए आप उसको नहीं खरीदेंगे। अगर स्टॉक अभी भी पोटेंशियल विनर बनने के सभी कैरेक्टरिस्टिक्स रखता है तो एक री एंट्री पॉइंट देखें और एक सही समय पर उसे फिर खरीदें। मार्क साफ कहते हैं कि ये लॉन्ग टर्म रिजल्ट है जो मायने रखता है। सम ऑफ द बेस्ट स्टॉक्स उनके वो थे जो उनको पहले कई बार स्टॉप आउट कर चुके थे और उसके बाद रीसेट हुए थे। थर्ड, सेलिंग एट अ प्रॉफिट। मार्क का ये भी कहना है कि जब स्टॉक इनिशियल रिस्क से 2 या 3 गुना बढ़ जाता है तब स्टॉक को ऊपर ले जाया जाना चाहिए और प्रॉफिट को लॉक किया जाना चाहिए। मतलब जैसे आपका स्टॉप लॉस 7% पर सेट है और आपको 20% का गेन हुआ, तो आपको अपने गेन्स को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अपने स्टॉप को रेज करना चाहिए। मार्क कहते हैं कि सबसे पहले आप ये तय करें कि आप किस पॉइंट पर अपने लॉस को कट करेंगे अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट में मूव हुआ। फिर जैसे जैसे स्टॉक बढ़े, आपकी प्रायोरिटी आपके ब्रेक इवन प्राइस को प्रोटेक्ट करना बन जाएगी। मतलब अपने स्टॉप को बाय प्राइस पर रेज कर दें। और फिर अगर आप एक अच्छे गेन के लिए भाग्यशाली रहे तो आपको फिर अपने प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्टॉप को रेज करना चाहिए। अब यकीनन मार्क स्टॉप को आसपास के सपोर्ट लेवल पर या जहां प्राइस 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ सकते थे वहां उस लेवल पर रेज करने को सजेस्ट करते हैं। उसे प्राइस के बढ़ने के हिसाब से ऑब्जेक्टिवली रेज करें और ये तब तक करते रहें जब तक आपको ट्रेंड के चेंज होने के साइन ना दिखाई दे। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था, ट्रेंड डायरेक्शन में चेंज होने को टॉपिंग कहते हैं और ये एक बड़े प्राइस ड्रॉप से देखा जा सकता है जो 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे बंद होता है। मार्क कहते हैं कि इफ योर स्टॉक एक्सपीरियंसेस इट्स लार्जेस्ट डेली और वीकली प्राइस डिक्लाइन सिंस द बिगिनिंग ऑफ अ स्टेज टू एडवांस, दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज एन आउटराइट सेल सिग्नल। अगर आपके स्टॉक ने पहले ही आपको ट्रेड से ना निकाल दिया होगा तब आप निश्चित रूप से यहाँ ट्रेड से एग्जिट करना चाहेंगे। फोर्थ, द डिजास्टर प्लान। डिजास्टर प्लान उन इश्यूज से डील करता है, जैसे अगर इंटरनेट कनेक्शन डाउन हो गया तब आप क्या करेंगे, या अगर लाइट चली गई तब आप क्या करेंगे। क्या आपके पास बैकअप सिस्टम है? अगर आपको पता चले कि कल जो आपने स्टॉक खरीदा आज वो किसी कारण एक बहुत बड़े गैप डाउन से ओपन हुआ, तब आप क्या करेंगे। इन्हीं सब इश्यूज के लिए मार्क डिजास्टर प्लान की कहते हैं। हाँ, ऐसे होने के बहुत और बहुत ही ज़्यादा कम चांसेस है, पर फिर भी ये आपके पोर्टफोलियो और हार्डवर्क को बचा सकती है। तो यही थे वो 4 कंटिजेंसी प्लान्स जो आपके स्टॉक के साथ होने वाली हर पॉसिबिलिटी से डील करती है। लेसन नंबर 5, की पॉइंट्स टू रिमेंबर। फर्स्ट, पी नंबर इज नो मैजिक। मार्क थोड़ा सा भी वैल्यू को कंसिडर नहीं करते हैं। इनफैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के यूनिवर्सल मैट्रिक पी नंबर को यूजलेस मानते हैं। जब पी रेशियो और सुपर परफॉर्मेंस स्टॉक की बात आती है तो कोई अप्रोप्रिएट लेवल नहीं है। पी रिलेटिवली कम या हाई कैसे भी शुरू हो सकता है। वो कहते हैं कि वैल्यू स्टॉक प्राइसेस को नहीं चलाता है, लोग ऑर्डर प्लेस करके चलाते हैं। वैल्यू बस इक्वेशन का पार्ट है। अल्टीमेटली आपको डिमांड की ज़रूरत है। किसी स्टॉक का पी बहुत ज़्यादा है तो ये ना सोचे कि वो बहुत महंगा है, उसको क्यों खरीदें। मार्क कहते हैं कि अगर आप एक हाई परफॉर्मेंस कार जैसे एक फरारी खरीदना चाहते हैं तो आपको एक प्रीमियम प्राइस भी देना होगा। यही सेम चीज़ एक हाई परफॉर्मेंस स्टॉक के लिए भी है। यहाँ देखिए कि ये स्टॉक इतना बढ़ गया और यहाँ इसकी पी 230 है, तो सो कॉल्ड पी मैट्रिक के हिसाब से ये स्टॉक बहुत महंगा है और आपको इसे नहीं खरीदना चाहिए। ये और कितना ही ऊपर जाएगा, है ना।
अब चलो देखते हैं कि 3-4 महीने बाद इस स्टॉक का क्या हुआ। आप साफ साफ देख सकते हैं कि असल में वो तो बस शुरुआत थी, असली खेल तो उसके बाद शुरू हुआ। यहाँ एक और एग्जांपल देखें। आप साफ साफ देख सकते हैं कि पी का स्टॉक परफॉर्मेंस से कोई रिलेशन नहीं है। पी रिलेटिवली हाई या कम कैसे भी शुरू हो सकता है। ये एक और एग्जांपल है। तो बॉटम लाइन यही है कि पी नंबर का आपके स्टॉक से कोई लेना देना नहीं है। मार्क सजेस्ट करते हैं कि आप इस पी वैल्यू कैलकुलेशन को भूल जाएं और दूसरे मैट्रिक्स के बेसिस पर अर्निंग्स ग्रोथ के लिए सबसे ज्यादा पोटेंशियल रखने वाली कंपनीज की तलाश करें। सेकंड, द चीप ट्रैप। एक सस्ते स्टॉक को खरीदना पोकर में ट्रैप होने के जैसा है। इससे दूर होना मुश्किल है। जब आप एक स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीदते हैं क्योंकि ये सस्ता है, तो अगर ये आपके अगेंस्ट में मूव हुआ तो इसे बेचना मुश्किल है, क्योंकि ये अब और भी सस्ता है। यही तो कारण है कि आपने इसे फर्स्ट प्लेस पर खरीदा था। इट्स चीप तर्क के हिसाब से द चीपर इट गेट्स द मोर अट्रैक्टिव इट बिकम्स। इस तरह की थिंकिंग इन्वेस्टर्स को बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। आप इससे दूर रहें। एक स्टॉक को सिर्फ इसलिए खरीद लेना कि ये सस्ता है बहुत नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि उसके सस्ते होने का एक रीजन है, उसमें इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं। जब वो स्टॉक मोमेंटम पकड़े और आपके दूसरे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को पूरा करे तभी उसे खरीदें। थर्ड, बाय नियर अ न्यू हाई। स्टॉक मार्केट में आपके द्वारा सुनने जाने वाले सबसे कॉमन फ्रेजेस में से एक है बाय लो एंड सेल हाई। बेशक ये साफ है कि प्रॉफिट के लिए आपको उस प्राइस से कम प्राइस पर खरीदना होगा जिस पर आप बेचेंगे। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस स्टॉक को अभी तक के मिनिमम प्राइस पर खरीदें। एक स्टॉक जो अपने 52 वीक लो के आसपास है, उसका मतलब है कि बायर्स के कंपैरेटिव सेलर्स बहुत ज़्यादा है और उसके पास अपसाइड मोमेंटम भी नहीं है। तो हो सकता है कि इस तरह के स्टॉक्स और नीचे जाए। उसी का उल्टा एक न्यू हाई पर पहुंचने वाले स्टॉक के पास कोई ओवरहेड सप्लाई नहीं है, जो कि बढ़िया बात है। एक बात याद रखना, हमारे पर्सनल ओपिनियंस या एक्सपर्ट फोरकास्ट की तुलना में मार्केट कहीं ज़्यादा बार सही होता है। जैसा कि जेसी लिवरमोर भी कहते हैं, द मार्केट इज ऑलवेज राइट। सीधे शब्दों में कहें तो मार्केट के फ्लो के साथ चलना कहीं ज़्यादा प्रॉफिटेबल है उल्टे रास्ते पर चलने की कोशिश करने के बजाय। एक फ्रेश बुल मार्केट के अर्ली स्टेजेस के दौरान एक नया 52 वीक हाई बनाने वाला स्टॉक अपने इनिशियल स्टेजेस में शानदार परफॉर्म कर सकता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप साफ साफ देख सकते हैं कि रियल एक्साइटमेंट तो शुरू भी नहीं हुई थी जब स्टॉक्स ऑल टाइम हाईस को हिट कर रहे थे। यहां भी देखिए कि स्टॉक जब यहां अपने पहले नए ऑल टाइम हाई पर आया, उसके बाद स्टॉक और कितना ज़्यादा बढ़ गया। एक और एग्जांपल ये देखें, स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचने के बाद भी और इतना बढ़ा। तो इन सब एग्जांपल से आप समझ ही गए होंगे कि क्यों मार्क स्टॉक को उसके न्यू हाई के पास खरीदने को सजेस्ट करते हैं। फोर्थ, पोर्टफोलियो साइज। मार्क का सजेशन है कि आपके रिस्क टॉलरेंस के बेसिस पर आपके पास आमतौर पर 4 से 6 स्टॉक के बीच होने चाहिए और बड़े पोर्टफोलियो के लिए शायद 10 या 12 तक। ये सफिशिएंट डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करेगा। अगर आप कई पोजीशंस को होल्ड रखते हैं तो कैश रेज करना मुश्किल होगा और साथ ही साथ मार्केट के आपके अगेंस्ट मूव होने पर उससे जल्दी निकलना भी कठिन होगा। वो कहते हैं कि 4-5-6 स्टॉक्स को ट्रैक करना बहुत आसान है बजाय 15-20 स्टॉक के। आप स्टॉक के हर मूव को देख पाएंगे और उनके मूवमेंट्स के हिसाब से जल्दी एक्शन ले पाएंगे। मार्क इसलिए बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफिकेशन करने को मना करते हैं और कहते हैं सुपर परफॉर्मेंस आमतौर पर एक ओवरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो से अचीव नहीं होगा। फिफ्थ, मेक अ कमिटमेंट टू एन अप्रोच। स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने के लिए आपको मैथ्स या फिजिक्स में पीएचडी की जरूरत नहीं है, बस राइट नॉलेज, एक अच्छा वर्क एथिक और डिसिप्लिन की जरूरत है। मार्क कहते हैं कि सैपा मेथोडोलॉजी को सालों की सर्चिंग, टेस्टिंग और ड्राइंग बोर्ड पर बार बार जाकर बनाया गया था ताकि ये पता लगाया जा सके कि असल में क्या काम करता है। ये टाइम टेस्टेड और रियल वर्ल्ड में रियल रिजल्ट्स के साथ इफेक्टिव प्रूव हुआ है। आप भी अपने खुद के ट्रायल एंड एरर पीरियड से गुजरेंगे। स्टॉक मार्केट में कई अलग अलग अप्रोच कॉन्सेप्ट देखेंगे और ट्राई करेंगे, चाहे वो वैल्यू हो, ग्रोथ हो, फंडामेंटल, टेक्निकल या कोई कॉम्बिनेशन, सब देखेंगे। आखिरी में सफल होने के लिए आपको एक ऐसे अप्रोच पर सेटल होना होगा जो आपके समझ में आए। सबसे ज़रूरी, आपको उस मेथडोलॉजी और उसका एग्जीक्यूशन के बारे में अपनी समझ को पूरी तरह से परफेक्ट करने के लिए कमिट होना होगा। तो चलिए अब जल्दी से वीडियो की एक समरी देख लेते हैं। सबसे पहला लेसन है मेक ट्रेंड योर फ्रेंड। हमेशा एक कंफर्म स्टेज 2 में बाय करें। वीसीपी पैटर्न में स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल बाइंग को पहचानें। प्राइस वॉलेटिलिटी और वॉल्यूम को लेफ्ट से राइट कॉन्ट्रैक्ट होते हुए देखें और पाइवट पॉइंट पर बाय करें। सेपा स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्टॉक ट्रेडिंग करें। ट्रेड में घुसने से पहले अपने कंटिजेंसी प्लान्स का ध्यान रखें और उन पर टिके रहें।
ट्रेडिंग में इन बातों का ध्यान रखें। पी कोई जादुई नंबर नहीं है। सस्ते स्टॉक के जाल में ना फंसे। स्टॉक अपने नए हाई के जितने पास हो उतना अच्छा। ओवरली डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो ना रखें और अपनी स्ट्रेटेजी और अप्रोच में कमिटेड रहें। तो यही थे हमारे हिसाब से बुक के कुछ मेन लेसन्स। इसमें और भी ऐसी कई और छोटे छोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हम एक वीडियो में नहीं बना सकते, लेकिन हमारे हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट रीड है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें। और ऐसी ही इन्वेस्टिंग, ट्रेडिंग, पर्सनल फाइनेंस, मनी मैनेजमेंट रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।